आज जो आप देखेंगे और सुनेंगे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां अगर आप अपनी ही बंदूक की नली को बिना दस्ताने के गलती से छू लें तो आपकी उंगलियों की त्वचा छिलकर ठंडे लोहे से हमेशा के लिए चिपक जाएगी। एक ऐसा भयानक युद्ध क्षेत्र जहां आपका असली दुश्मन सामने राइफल ताने खड़ी कोई विदेशी सेना नहीं है, बल्कि वो हवा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, वो बर्फ है जिस पर आप चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक रणक्षेत्र कैसे बना? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी जंग हजारों वीर जवानों की शहादत और हर दिन खर्च होने वाले करोड़ों रुपए, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं बल्कि सिर्फ एक नक्शे की छोटी सी गलती थी, या यूं कहें कि एक धूरे वाक्य की वजह से दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली शॉकिंग बात तो अभी आने वाली है। शायद आपको लगे कि ये कश्मीर या बॉर्डर का कोई आम सीमा विवाद होगा जिसके बारे में आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री मिशन जिसमें सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों की देरी भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती थी। आज हम ऑपरेशन मेघदूत की वो अनकही, अनसुनी और दिल दहला देने वाली सच्चाई डिकोड करेंगे। इसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पर्दे के पीछे असल में चलता क्या है। कहानी की जड़ें इतिहास के पन्नों में बहुत गहरी दबी हैं। बात है 1949 के कराची समझौते और उसके बाद 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते की। 1971 के युद्ध के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC यानी नियंत्रण रेखा नक्शे पर खींची जा रही थी तो सब कुछ बहुत बारीकी से हो रहा था। लेकिन फिर नक्शे पर एक पॉइंट आया, एक ऐसा निर्देशांक जिसे NJ9842 कहा जाता है। ये पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के ठीक दक्षिण में मौजूद था। यहाँ आकर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने लाइन खींचना बंद कर दिया। उन्होंने उस आधिकारिक दस्तावेज में बस एक छोटी सी लाइन लिख दी, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, जिसका सीधा सा मतलब था यहाँ से उत्तर में ग्लेशियर की तरफ। बस कहानी खत्म। अगर आप उन अधिकारियों की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भी यही सोचते कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जगह पर जहां ऑक्सीजन आदि रह जाती है और जहां खून तक जम जाता है वहां कोई इंसान क्यों ही रहने जाएगा? वहां सरहद की लकीर खींचने की क्या जरूरत है? शायद हाँ। दोनों तरफ के अधिकारियों ने यही सोचा कि उस सफेद जानलेवा रेगिस्तान पर कोई देश अपना दावा क्यों करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये एक अधूरा वाक्य, ये छोटी सी लापरवाही इतिहास के सबसे खर्चीले और खतरनाक युद्ध की नींव रख रही है। पाकिस्तान की सोच इस मामले में बहुत अलग और बेहद चालाक थी। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे कूटनीति की भाषा में कार्टोग्राफिक एग्रेशन या नक्शे के जरिए घुसपैठ कहा जाता है। पाकिस्तान जानता था कि सेना भेजकर कब्जा करना दुनिया की नजरों में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों यानी दुनिया भर से आने वाले माउंटेनियर्स को सियाचिन की चोटियों पर चढ़ने की इजाजत देनी शुरू कर दी। और सिर्फ इजाजत ही नहीं दी बल्कि इन विदेशी टीमों के साथ पाकिस्तानी सेना के लाइजन ऑफिसर जाने लगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह थी कि जब ये विदेशी पर्वतारोही वापस अपने देश जाते तो अपने साथ जो नक्शे ले जाते उनमें वो उस रास्ते को पाकिस्तान का हिस्सा मानते थे। धीरे धीरे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नक्शे छपवाने शुरू कर दिए जिसमें NJ9842 से लेकर सीधा काराकोरम पास तक एक सीधी लाइन खींच दी गई थी। इसका मतलब था कि पाकिस्तान बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ नक्शों के जरिए पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपना बता रहा था। दुनिया धीरे धीरे ये मानने लगी थी कि सियाचिन पाकिस्तान का है। आप जानते हैं कि इस खामोश साजिश का पर्दाफाश किसने किया? यही एंट्री होती है हमारे नैरेटिव के सबसे बड़े हीरो की, कर्नल नरिंदर बुल कुमार। एक ऐसे भारतीय फौजी जिनके नाम में ही बुल, सांड था, क्योंकि उनका जज्बा, उनकी जिद और पहाड़ों से उनका जुनून किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। कर्नल कुमार एक आम इंसान की तरह ही अपना परिवार रखते थे, लेकिन उनका पहला प्यार हमेशा बर्फीली चोटियां रहीं। 1970 के दशक के अंत की बात है। कर्नल कुमार को एक जर्मन राफ्टर ने एक अमेरिकी नक्शा दिखाया। जैसे ही कर्नल कुमार ने उस नक्शे को देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस अमेरिकी नक्शे में सियाचिन को साफ साफ पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। एक पर्वतारोही होने के नाते वो समझ गए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत भारतीय सेना के हेडक्वार्टर को अलर्ट किया। कर्नल कुमार कोई आम अफसर नहीं थे। उन्होंने सेना से इजाजत ली और 1978 से लेकर 1981 के बीच सियाचिन के उन खतरनाक ग्लेशियर्स पर खुफिया अभियान शुरू कर दिए। कोई आसान ट्रेकिंग नहीं थी। बिना किसी आधुनिक हाईटेक गियर के हर कदम पर मौत को मात देते हुए उन्होंने और उनकी टीम ने उस सफेद नर्क में कदम रखा। जब वो वापस लौटे तो उनके हाथों में कुछ ऐसा था जिसने भारतीय सेना के जनरलों की नींद उड़ा दी। वो अपने साथ पाकिस्तानी सिगरेट के पैकेट, खाने के डिब्बे और विदेशी पर्वतारोहियों के छोड़े गए सामान लेकर आए थे जो उन्हें सियाचिन में मिले थे। ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि पाकिस्तान धीरे धीरे खामोशी से सियाचिन को निगल रहा है।
लेकिन रुकिए, असली शौक तो अभी बाकी है। साल था 1983 के अंत का और 1984 की शुरुआत का। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को एक ऐसी खबर मिली जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हड़कंप मचा दिया। क्या आपको लगता है कि जंग की भनक हमेशा हथियारों की खरीद से लगती है? बिल्कुल नहीं, इस बार भनक लगी कपड़ों से। जी हां, कपड़ों से। भारतीय इंटेलिजेंस ने लंदन के एक सप्लायर के कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया। पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर आर्कटिक वेदर गियर, अत्यधिक ठंड और बर्फ में पहने जाने वाले खास कपड़े और उपकरण का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जब भारतीय सेना ने तुरंत उसी सप्लायर से अपने जवानों के लिए वही कपड़े खरीदने की कोशिश की तो सप्लायर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, माफ कीजिए, मेरे पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही सारे कपड़े और गियर खरीद लिए हैं। आप खुद को उन भारतीय सैन्य जनरलों की जगह रखकर सोचिए। आपके पास समय नहीं है, आपके जवानों के पास उस जानलेवा ठंड से बचने के लिए सही कपड़े नहीं हैं, और आपका दुश्मन आपसे एक कदम आगे है तैयारी के साथ। आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील नाम से सियाचिन पर पूर्ण सैन्य कब्जा करने जा रहा है। अगर पाकिस्तानी सेना सल्टोर रिज की ऊंचाइयों पर एक बार बैठ गई तो भारत के लिए उन्हें वहां से हटाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर बैठा दुश्मन हमेशा फायदे में होता है। आप क्या करेंगे? क्या आप हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी दुनिया के बेहतरीन सैन्य ऑपरेशन में गिना जाता है। उन्होंने तय किया, हम उनसे पहले वहां पहुंचेंगे। तारीख तय हुई 13 अप्रैल 1984। क्या आपने कभी सोचा है कि इसी दिन को क्यों चुना गया? इसके पीछे भी एक गजब की रणनीति थी। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार होता है। भारतीय सेना को लगा कि त्योहार के माहौल में पाकिस्तानी सेना थोड़ी रिलैक्स होगी, उनकी चौकसी थोड़ी कम होगी। इस ऐतिहासिक और सबसे खतरनाक मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। 4th सेंचुरी में लिखे गए महान कवि कालिदास के संस्कृत महाकाव्य मेघदूत, बादलों का दूत, के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। 13 अप्रैल की उस सर्द सुबह भारतीय वायुसेना IAF ने इतिहास का सबसे जोखिम भरा एयरलिफ्ट शुरू किया। वायुसेना के एंटोनोफ AN-12, इल्यूशन IL-76 और चेतक चीता हेलीकॉप्टरों ने वो काम किया जो उस समय एरोनॉटिकल साइंस के हिसाब से असंभव था। हेलीकॉप्टर जो 18,000 फीट पर उड़ने के लिए डिजाइन भी नहीं किए गए थे, उन्हें उनकी लिमिट से आगे ले जाया गया। वजन कम करने के लिए हेलीकॉप्टरों के दरवाजे निकाल दिए गए। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जांबाज जवानों को उन ऊंचाइयों पर ड्रॉप किया जाने लगा जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक आम इंसान कुछ मिनटों में बेहोश हो जाए। ये कोई आम चढ़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी रेस थी जहां एक एक कदम पर मौत थी। गहरी खाइयां, क्रेवासेस, जो ताज़ी बर्फ से ढकी होती थीं, जिन पर पैर रखते ही इंसान सैकड़ों फीट नीचे बर्फ के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो सकता था। बर्फीले तूफान जो इंसान को उसकी जगह पर ही जमा सकते थे। हमारे कई जवानों के पास उस वक्त पूरे कपड़े तक नहीं थे। उनके जूते उस -40 डिग्री सेल्सियस और -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड के लिए बने ही नहीं थे। बिना किसी एक्लिमेटाइजेशन, यानी शरीर को उस ऊंचाई के लिए ढालने के समय के, उन्हें सीधे उस मौत के कुएं में उतार दिया गया था। लेकिन उन भारतीय जवानों के सीने में जो आग थी वो सियाचिन की उस जानलेवा बर्फ से कहीं ज्यादा गर्म थी। साल्टोरो रिज के सबसे अहम और ऊंचे पास सियाला और बिलाफोंडला की तरफ रेस शुरू हो चुकी थी। कौन पहले चोटी पर पहुंचेगा, भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तानी सेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। और यही मौसम भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। जब पाकिस्तानी सेना अपने खास कपड़ों और हथियारों के साथ उन चोटियों पर पहुंची, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ गए। साल्टोरो रिज की उन अजेय ऊंचाइयों पर, सियाला और बिलाफोंडला के पास पर भारतीय तिरंगा पहले से ही शान से लहरा रहा था। भारतीय जवान अपनी मशीन गनें नीचे की तरफ ताने उनका इंतजार कर रहे थे। भारतीय सेना ने बाजी मार ली थी। पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील में सिर्फ कुछ दिनों से, जी हां, सिर्फ चंद दिनों से पीछे रह गया था। लेकिन पहाड़ों के युद्ध में जो चोटी पर पहले पहुंचता है वही सिकंदर होता है। नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना मौत को दावत देने जैसा था। भारत ने पूरे 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर, उसके सभी सहायक ग्लेशियरों और साल्टोरो रिज के तीनों मुख्य दर्रों सियाला, बिलाफोंडला और बाद में ग्योंगला पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई? आपको लगता है कि सियाचिन में भारत की जीत सिर्फ हथियारों और गोलियों की जीत है? असल चौंकाने वाला सच तो कुछ और ही है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई? आपको लगता है कि सियाचिन में भारत की जीत सिर्फ हथियारों और गोलियों की जीत है? असल चौंकाने वाला सच तो कुछ और ही है। क्या आप जानते हैं कि सियाचिन में जितने जवान दुश्मनों की गोलियों से शहीद नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा एवलांच, बर्फीले तूफान, फ्रॉस्टबाइट और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा HAPE, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, जैसी भयानक बीमारियों से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मरने वाले कुल सैनिकों में से लगभग 80% से ज्यादा मौतें मौसम और कठोर परिस्थितियों की वजह से हुई हैं। वहाँ का तापमान इतना गिर जाता है कि एक सामान्य संतरा या सेब हथौड़े जितना सख्त हो जाता है और उसे कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। अगर आप पसीना बहाते हैं तो वो पसीना आपके कपड़ों के अंदर बर्फ बन जाता है और आपकी त्वचा को फाड़ सकता है। जवान कई महीनों तक नहा नहीं सकते। खाने की चीजें टीन के डिब्बों में जम जाती हैं। इस जगह पर एक इंसान का सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक चमत्कार है। आज 2003 में हुए सीज फायर के लागू होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं उस सफेद जहन्नुम में भारी संख्या में मौजूद हैं। आज भारत उस साल्टोरो रिज पर काबिज है, जहां से वो पाकिस्तानी सेना की हर हरकत पर ऊपर से नजर रख सकता है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं है। ये इंसान की असीमित सहन शक्ति, भारतीय सेना के अचूक लॉजिस्टिक्स और भारत के फौलादी इरादे की एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया के हर मिलिट्री मैनुअल में सबसे ऊपर रखा जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां प्रकृति हर पल आपकी परीक्षा लेती है। तो अगली बार जब आप रात को अपनी गर्म रजाई में चैन की नींद सोएं, तो एक पल के लिए याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में 21,000 फीट की ऊंचाई पर कोई है जो बादलों के बीच खामोशी से अपना फर्ज निभा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो नक्शा जिसे हमारे पुरखों ने बनाया था वो हमेशा सुरक्षित रहे।